ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर डॉक्टर फैज़ आलम। रिसेंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1 अहमदाबाद KPK पाकिस्तान, teaching physics to FSc, BS and BSc level, even at MSc level from the last 20 years. Student, today we are going to start last chapter of your second year physics, which is nuclear physics. न्यूक्लियर फिजिक्स ये इससे पहले जितनी भी सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो मेरी अपनी भी पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें। BS लेवल पे लास्ट 9 to 10 ईयर्स न्यूक्लियर फिजिक्स का पेपर 100 मार्क्स का पेपर MSc स्टूडेंट और BSc स्टूडेंट को टीचिंग कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इस पूरे चैप्टर में आपको थोड़ा डिफरेंट मुनफरद किस्म का काम देखने को मिलेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि क्वालिटी फिजिक्स आपके सामने डिलीवर की जाए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कि न्यूक्लियर फिजिक्स की इब्तिदा कैसे हुई और न्यूक्लियर फिजिक्स किन चीज़ों को डिस्कस करती है। 1908 में रदरफोर्ड के स्टूडेंट गेगर और मास्टर ने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को जब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना चाहा तो उस वक्त स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू गोल्ड फाइल न्यूक्लियस थ्रू गोल्ड फाइल थिन मेटालिक शीट ऑफ गोल्ड फाइल पे अल्फा पार्टिकल को फाल किया। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोल्ड फाइल में से पास करके स्मॉल डेविएशन के साथ यानी स्मॉल एंगल स्कैटरिंग के साथ एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वर स्कैटर्ड इन लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन थ्रू लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन even one alpha particle out of 20,000 one alpha particle suffer a scattering angle of 180 degree, which indicates that there is some hard piece of matter inside the atom of a gold foil exists whose electrical property is similar to that of alpha particle। कि जब अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फाइल मेटालिक स्ट्रिप पे फाल किया गया तो वेरियस एंगल्स के साथ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए माइनर डिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये इंडिकेट करता है कि मेजर पोर्शन ऑफ द एटम्स ऑफ गोल्ड फाइल वो एम्प्टी है, यानी ज़्यादातर वॉल्यूम एटम का जो है वो एम्प्टी है जहाँ से अल्फा पार्टिकल लाइट एंगल स्कैटरिंग की वजह से पास कर गए। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल जिनकी तादाद बहुत कम थी वो 180 डिग्री डिफ्लेक्ट होकर स्कैटर्ड होकर वापस आ गए। अब अल्फा पार्टिकल डबल पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई है, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर। इट मीन गोल्ड फाइल के एटम के अंदर एक ऐसा हार्ड डेंस पोर्शन ऑफ मैटर मौजूद है जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी के इक्वल है, यानी उसके ऊपर भी चार्ज है और उसका चार्ज अल्फा पार्टिकल के चार्ज के इक्वल है। चार्ज के मैग्नीट्यूड में तो इक्वल आप नहीं कह सकते, साइन कन्वेंशन उसकी सेम है, यानी अल्फा पॉजिटिव चार्ज है तो इस हार्ड पीस ऑफ मैटर के अंदर भी कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल गया कूलम रिपल्शन बैरियर कूलम रिपल्शन फोर्सेस का सामना करना पड़ा और अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक होकर वापस आ गए। बहरहाल मैं बात को मुख्तसर करता हूँ। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बाद रदरफोर्ड आखिर में ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो हार्ड पीस ऑफ मैटर है जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अल्फा पार्टिकल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के इक्वल है और जिसके अंदर एटम का 99.9% मास कंसंट्रेट करता है, लेकिन इसका साइज एटम के साइज के मुकाबले में 10,000 टाइम्स स्मॉलर है। इस हार्ड पीस ऑफ मैटर को न्यूक्लियस का नाम दिया गया और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के न्यूक्लियस पे जो नेट चार्ज है इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह 1908 में स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू गोल्ड फाइल एटम से ये न्यूक्लियस जो है डिस्कवर्ड हुआ। तो फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल रदरफोर्ड ने दुनिया के सामने रखा, वो आप लोग जानते हैं। तो इस तरह ये जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, क्योंकि 1908 में न्यूक्लियस डिस्कवर्ड हुआ, फिर बाद में प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, फिर 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर कर दिया। तो यू न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है सम ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन यानी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस जो है इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ये दो है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आ जाता है। ये तो न्यूक्लियस का हल्का सा कंपोजिशन या स्ट्रक्चर आ गया हिस्ट्री वाइज। अब न्यूक्लियर फिजिक्स कहते किसको है, याद रख लें। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होगा व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस।
or you can say structure of the nucleus. पहली बात. Second thing, what will be the nuclear forces? कि जो न्यूक्लियंस होंगे उनके दरमियान कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं, which hold the nucleons together inside the nucleus in a stable state. क्योंकि अगर प्रोटॉन है और प्रोटॉनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन कूलम रिपल्शन फोर्सेस की वजह से एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, और अगर प्रोटॉन रिपेल करते हैं प्रोटॉनों का मास भी है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से उनके दरमियान इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स भी है, रिपल्सिव फोर्स आउटवर्ड, अट्रैक्टिव फोर्स इनवर्ड, लेकिन रिपल्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की निस्बत 10 पावर 38 टाइम ग्रेटर है. याद रख लें, दो प्रोटॉनों के दरमियान न्यूक्लियस के अंदर कूलम ला के तहत कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर कैलकुलेट की जाए और उन्हीं दो प्रोटॉनों के दरमियान ग्रेविटेशनल लॉ के तहत न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स कैलकुलेट की जाए और दोनों की रेशो ली जाए, कूलम रिपल्सिव फोर्स 10 पावर 38 टाइम ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स. तो क्वेश्चन आता है कि विच होल्ड द न्यूक्लियंस टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस इन ए स्टेबल स्टेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के न्यूक्लियस तो स्टेबल है. अगर न्यूक्लियस स्टेबल है तो एलिमेंट स्टेबल होगा, एटम स्टेबल होगा, एलिमेंट स्टेबल होगा, वो मैटर स्टेबल होगा, और कायनात के अंदर सिमेट्री है, कायनात के अंदर स्टेबिलिटी पाई जाती है. इट मीन मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस जो है एटम्स के वो स्टेबल है. तो ये स्टेबिलिटी इनको कौन सी चीज प्रोवाइड कर रही है? तो देयर आर सम हिडन न्यूक्लियर फोर्सेस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो वी विल डिस्कस वेरियस न्यूक्लियर फोर्सेस. तो ये डिस्कशन होगी, आपके लेवल तक जो बातें हैं वो भी होगी और कुछ मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा. तीसरी चीज आ जाएगी न्यूक्लियंस कोलिजन, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इनके दरमियान कोलिजन होगा. एक टेक्निक यूज होती है स्कैटरिंग टेक्निक, यानी हम किसी दूसरी स्पीशीज से एक फ्री प्रोटॉन प्रोड्यूस करके उस प्रोटॉन को ऑपरेटिंग वोल्टेज के थ्रू एक्सेलरेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और न्यूक्लियस पे फॉल करेंगे, तो वहाँ से वो स्कैटर्ड होगा. इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, थर्मल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रॉन हो सकता है. उस इलेक्ट्रॉन को हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, न्यूक्लियस पे फॉल करेगा और वहाँ से स्कैटर्ड होगा. तो यूं स्कैटरिंग टेक्निक से आपको न्यूक्लियस साइज या न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के मतलब इल्म होगा. ये चीज़ आ जाएगी न्यूक्लियंस कोलिजन स्कैटरिंग की वजह से. और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस हैं, जिस तरह एटम्स में इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है अराउंड द न्यूक्लियस, वो एक पार्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशन के तहत है. पार्टिकुलर्स प्रिंसिपल्स उसके ऊपर गवर्न होते हैं. जिस तरह सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं जो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अराउंड द न्यूक्लियस एक्सप्लेन करते हैं, इसी तरह न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर भी अरेंज किया गया है सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स की बुनियाद पे. यानी इसकी पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट्स हैं. हर पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट में न्यूक्लियंस एक खास प्रिंसिपल, एक खास रूल्स के तहत अरेंज किए गए हैं. तो ये जो न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस मूविंग स्टेट में होगी तो इनकी स्पिन मोशन भी होगी, ऑर्बिटल मोशन भी होगी. तो इनके साथ एक क्वांटम नंबर एसोसिएटेड होगा, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, इसी तरह पैरिटी होगी. उसकी पैरिटी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, बहरहाल आप जहन में याद रख लें. स्पिन मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस की, ये डिस्कस होंगी. इसी तरह वेरियस न्यूक्लियर रिएक्शन, कि जब आप किसी भी न्यूक्लियस पे कोई इंसिडेंट पार्टिकल फॉल करते हैं तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में चेंज आ जाती है और साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है. इस तरह एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है. तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है न्यूक्लियस के अंदर, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन इन द हिस्ट्री वर मेड बाय लॉर्ड रदरफोर्ड, जब उसने अल्फा पार्टिकल को नाइट्रोजन न्यूक्लियस पे फॉल किया. तो अल्फा पार्टिकल जब नाइट्रोजन न्यूक्लियस पे फॉल करता है तो नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्म होकर ऑक्सीजन न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया और साथ में प्रोटॉन लिबरेटेड हो गया. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी इस तरह हो सकती है. तो अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ, ये चीज़ें हल्की सी बताने के बाद. दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी composition of the nucleus, nucleon collisions, nuclear forces and various nuclear reaction inside the nucleus of an atom is called
न्यूक्लियर फिजिक्स। यही स्टेटमेंट मेरे सामने बोर्ड पे भी लिखी हुई है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस और यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्सेस, nucleon collision and various nuclear reaction inside the nucleus of an atom is called nuclear physics। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियाई है, एटॉमिक न्यूक्लियस है एक एटम का। तो जब हम न्यूक्लियस और एटम के साइज का कंपैरिजन करेंगे तो साइज ऑफ एन एटम जो है 10⁻⁻10 मीटर और न्यूक्लियर साइज जो है साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻14 मीटर। अब बहुत सारे बुकों में -14 और -15 मीटर भी लिखा हुआ है, तो आप -14 to -15 मीटर ले सकते हैं एवरेज साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब अगर इन दोनों की रेशियो ली जाए, -10 को ऊपर और -14 को डिनोमिनेटर में रखा जाए, तो न्यूक्लियस जो है अपने ही एटम से 10⁴ टाइम्स स्मॉलर होगा, यानी 10,000 टाइम न्यूक्लियस जो है अपने एटम से साइज में स्मॉलर है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ये जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है 10⁻⁻14 मीटर, नियरली -15 मीटर, इसको 1 फेम्टोमीटर या 1 फर्मी भी कहा जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली कैसे कैलकुलेट किया गया? आपकी बुक इसको डिस्कस नहीं करती, मैं हल्का सा इसको डिस्कस करूंगा कि दो टेक्निक यूज हुई। एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, दो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज की गई न्यूक्लियर साइज को मेजर करने के लिए। पहली टेक्निक ये थी कि अगर हमारे पास किसी एटम का न्यूक्लियस है और जाहिर है उस न्यूक्लियस के अंदर ये मैंने कुछ डॉट्स बनाई हुई हैं ब्लैक और ब्लू, ये डॉट्स न्यूक्लियंस को रिप्रेजेंट करती हैं। न्यूक्लियंस याद रख लें, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियंस, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियंस। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डेंसिटी है न्यूक्लियस के अंदर। अब अगर हमने कोई हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स न्यूक्लियस पे फॉल करता हूं तो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन को चूज किया गया। इस तरफ आ जाए कि साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए दो टेक्निक थी, स्कैटरिंग ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव ट्रीट करेंगे। जो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस था, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लैम्डा इक्वल टू h/mv। अगर mv को आप इंटरप्रेट करें, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म लेके आए तो 2m into कैपिटल E, E is the kinetic energy gained by an electron, कि इलेक्ट्रॉन सोर्स से, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन जो है, जो इसकी वेवलेंथ है डी ब्रॉय वेवलेंथ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के साथ वो 1 एंगस्ट्रॉम है 10⁻⁻10 मीटर, जो कि एटम की डायमेंशन बनती है। अब न्यूक्लियस का साइज तो एटम की डायमेंशन से छोटा है, तो डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग टेक्निक ये होती है कि स्कैटरिंग उस वक्त होती है इफ द वेवलेंथ ऑफ द इनकमिंग पार्टिकल इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट है थ्रू स्लिट, हम कहते हैं इफ द साइज ऑफ द स्लिट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट देन डायफ्रैक्शन और स्कैटरिंग टेक प्लेस। तो इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन टेक्निक से न्यूक्लियर साइज मेजर करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, इट मस्ट बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस साइज 10⁻⁻14 मीटर है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ 10⁻�10 मीटर है। तो क्या मेथड यूज किया जाएगा? ये बड़ा समझने वाला पॉइंट है कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करोगे, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के बाद उसको ऑपरेटिंग वोल्टेज, हाई वोल्टेज सिग्नल दोगे, वो एक्सेलरेट होगा, जब वो एक्सेलरेट होगा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो ये इक्वेशन है, E और वेवलेंथ इनवर्स रिलेशन है। जब एनर्जी बढ़ती जाएगी वेवलेंथ कम होती जाएगी। एट ए पर्टिकुलर पोटेंशियल 50,000 वोल्ट टू 100 kV वो हाई पोटेंशियल लिया जाता है, क्योंकि एनर्जी को EV0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हाई पोटेंशियल दोगे एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, जब वेवलेंथ कम होते होते न्यूक्लियर डायमेंशन की इक्वल हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन वेव न्यूक्लियस पे पड़ेगी, ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, जब ये न्यूक्लियस पे पड़ेगी स्कैटर्ड होगी, डायफ्रैक्ट होगी। तो ये स्कैटर्ड इमेजेस आउटपुट के तौर पे स्क्रीन पे कलेक्ट की जाएंगी। इन इमेजेस को कंप्यूटर के थ्रू स्टडी किया जाएगा, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर डायमेंशन जो है वो कैलकुलेट की गई स्कैटरिंग टेक्निक की वजह से। एक ये टेक्निक और दूसरी रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस फाइल पे फाल किया तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे थे मुख्तलिफ एंगल में। द क्लोजेस्ट अप्रोच, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे द क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम वेयर अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट ए लार्ज एंगल ऑलमोस्ट इक्वल टू 180 डिग्री,
उस पॉइंट पे रदरफोर्ड ने ये कहा कि इनकमिंग आने वाले अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इक्वल लिया कूलम रिपल्शन एनर्जी के, कूलम रिपल्शन फोर्स की यूं कह लें। यानी इसमें के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कूलम रिपल्शन फोर्स को यूटिलाइज किया गया, जिसमें एक चार्ज ऑफ न्यूक्लियस लिया गया और दूसरा चार्ज अल्फा पार्टिकल का चार्ज लिया गया, और जो डिस्टेंस था इस डिस्टेंस को डिनोमिनेटर में के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिस्टेंस को उस पॉइंट से न्यूक्लियस तक क्लोजेस्ट अप्रोच ली गई, तो ये R फाइंड किया गया। दूसरी तरफ काइनेटिक एनर्जी को इक्वल लेके तो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम गोल्ड फाइल न्यूक्लियस से जो मेथड रदरफोर्ड ने दिया, इस टेक्निक को यूज करके न्यूक्लियर साइज को मेजर किया गया। इस लेवल पे आप ये बात याद रख लें। आगे मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में एक लेक्चर अपलोड करूंगा, उसमें मेथड पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जो इंटरेस्टेड लोग हुए वो सुन लेनी है। तो इस तरह ये साइज ऑफ न्यूक्लियस हमारे सामने आ गया। तो अब अगर इसकी एनालॉजी दी जाए, लेट्स सपोज ये रूम एटम है, ये रूम पूरा एटम है, तो इस रूम के अंदर मैं एक पिन होल बनाता हूं, टिप पेपर पेन की टिप जो है ना, दिस वुड बी द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। यानी टिप ऑफ द पेपर पेन या टिप ऑफ द पेन जो है वो क्या कहलाएगी, न्यूक्लियर डायमेंशन या न्यूक्लियर साइज कहलाएगी एज कंपेयर टू साइज ऑफ द रूम। तो इतना बड़ा रूम है, तो पता यहां से ये चला अगर एटम के दो पार्ट हैं, डेंस पार्ट न्यूक्लियस जहां 99.9% मास है पूरे एटम का और उसका साइज बहुत स्मॉल है, और बाकी जितना भी 10⁻⁻10 मीटर 10,000 टाइम लार्ज वॉल्यूम लार्ज साइज वाला एटम का पोर्शन है, इट मीन मेजर पोर्शन ऑफ द एटम तो एम्प्टी है, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि 99.9% मास जो है वो टाइनी पोर्शन में लाई करता है, डेंस पोर्शन में न्यूक्लियस में, तो बाकी मास 0.1% वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और उसका साइज बहुत बड़ा है। तो यहाँ ये चीज क्रिस्टल क्लियर आंसर दे रही है कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम इज एम्प्टी, और वो वॉल्यूम जहां पर न्यूक्लियस रिजाइड करता है वहां उसका 99.9% मास एक्साइट करेगा। तो अब ये जो न्यूक्लियंस है, रसम न्यूक्लियंस के ऊपर आती हैं, जिस तरह एटम के फंडामेंटल पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस, याद रखिए न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कहा गया है क्वार्क्स, और क्वार्क्स 6 तरह के हैं। वो मैं एंड ऑफ द इस चैप्टर के एंड में लेक्चर जो है ना क्वार्क्स पे दूंगा, सिर्फ अभी बता देता हूं। प्रोटॉन 3 क्वार्क्स से मिला है, मिलके बना है, 2 अप एंड 1 डाउन, और इसी तरह न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क्स से मिलके बना है, 2 डाउन एंड 1 अप। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये है कि किसी भी एटम या मैटर में जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सिंगल क्वांटम ऑफ चार्ज है, Ne, यानी टोटल चार्ज हो सकता है किसी भी एटम पे 1e 2e 3e 4e, इंटीग्रल नंबर m इनटू क्वांटम ऑफ चार्ज एलिमेंट्री चार्ज e इसके बराबर है। इस टर्म को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्वांटाइज रहता है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है 1e और साइन कन्वेंशन है पॉजिटिव, यानी इसको रस्मी तौर पे कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज की इक्वल है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब क्यों ये आता है, इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, इसका जो कंपोजिट पार्टिकल्स हैं जो कि क्वार्क्स हैं, इनके ऊपर जो चार्ज हैं 2 अप और 1 डाउन, ये इस प्रॉपर्टी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ओबे नहीं करती है। इन पे चार्ज, याद रखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोग इस पॉइंट को हाईलाइट नहीं करते। इन पे चार्ज फ्रैक्शनल है, यानी रेशनल नंबर है। अब क्वार्क्स पे चार्ज होता है 2/3e, 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू e, और जो डाउन है क्वार्क्स है इस पे चार्ज है 1/3e, 1/3 ऑफ e। अब हम कहते हैं चार्ज तो इंटीग्रल मल्टीपल है e के, 1e 2e 3e, रेशनल नंबर में नहीं होता। याद रख ले ये लॉ एप्लीकेबल है उन पार्टिकल्स पे जो फ्री स्टेट में जा सकती हैं, फ्री पार्टिकल्स के लिए ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
क्वार्क्स क्योंकि बाउंड पार्टिकल्स हैं और बाउंड पार्टिकल जो है वो फ्री स्टेट में नहीं आ सकता, हम क्वार्क्स को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, तो बाउंड स्टेट के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, तो वहां पर जो टोटल चार्ज होगा वो रैशनल नंबर या फ्रैक्शन में आएगा। तो इस तरह प्रोटॉन का चार्ज कैसे बनेगा, मैंने कहा ना 2 अप और 1 डाउन क्वार्क्स मिलकर प्रोटॉन बनाते हैं। तो टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन 2 अप्स, अप के लिए 2/3 प्लस 2/3 और 1 डाउन चार्ज के लिए माइनस करें -1/3, इसको सॉल्व करें 3 एलसीएम, तो 2 + 2 -1, तो 4 - 1 3/3, तो 1 आ जाता है। इस तरह प्रोटॉन पे चार्ज 1e पॉजिटिव यानी एलिमेंट्री चार्ज के पॉजिटिव आ जाता है। और इसके साथ जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है न्यूट्रॉन, इसमें नेट चार्ज 0 है। क्यों कि इसके जो दो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं 2 डाउन क्वार्क्स और 1 अप क्वार्क, ये अपने चार्ज को इस तरह एडजस्ट करती हैं कि एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करके नेट चार्ज 0 हो जाता है। 2 डाउन और 1 अप क्वार्क्स मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं, तो 2 डाउन -1/3 -1/3, अप क्वार्क्स प्लस 2/3, एलसीएम 3 में -1 -1 प्लस 2 -1 -1 -2, तो -2 + 2 0/3, तो नेट चार्ज न्यूट्रॉन का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह न्यूट्रॉन पे चार्ज नेट 0 आ जाता है। तो ये हल्की सी डिस्कशन, ये डिटेल में आगे जाएंगे हम, क्वार्क्स मॉडल, एलिमेंट्री पार्टिकल मॉडल डिटेल में पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियस में सिंबल कैसे यूज करेंगे हम, किसी भी एलिमेंट की सिंबल याद रख लें X A Z, X is the symbol for an element, Z denotes charge number or number of protons। याद रख लिया, हम एटॉमिक फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर फिजिक्स। अगर एटॉमिक फिजिक्स होती तो ये जो चार्ज नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये इक्वल होता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, एटॉमिक नंबर भी उसे कहते हैं। लेकिन हम न्यूक्लियस में हैं तो Z चार्ज नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा, प्रोटॉन डेंसिटी, और कैपिटल A मास नंबर। अब मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन को Z भी कह सकते हैं। तो यहाँ से इस सिंबल में अगर आप न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट करना चाहें तो मास में से चार्ज नंबर को माइनस कर दें, तो न्यूट्रॉन नंबर A - P। अब P क्योंकि Z है, प्रोटॉन नंबर क्योंकि Z है, चार्ज नंबर है, तो A - Z ये न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। तो इसकी हल्की सी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है कि कैपिटल X A Z, लेट्स सपोज X है मैग्नीशियम, एलिमेंट है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो कंप्लीट सिंबल होगा बॉटम पे सबस्क्रिप्ट पे 12 इसके प्रोटॉन नंबर को या चार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और ऊपर जो है इसके मास नंबर को 24 यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट करा है, सम ऑफ न्यूक्लियॉन 24। तो मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन कितने हैं ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस कर दें, यानी Z = P 12 आ गया, A 24 आ गया, तो न्यूट्रॉन नंबर A - Z 24 - 12, ये 12 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो प्रोटॉन भी 12, न्यूट्रॉन भी 12 और आपके पास मास नंबर 24, ये एक कॉम्बिनेशन है, इवन कॉम्बिनेशन, ये मैं आगे जाकर बताऊंगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में सोडियम की 1123, इसमें Z = P 11 है और मास नंबर 23 है, तो न्यूट्रॉन नंबर A - Z यानी 23 - 11, तो आपके पास 12 आ जाएगा। तो यहाँ प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस मॉडिफाइड हो रहा है। यहाँ पर देखें प्रोटॉन 12, न्यूट्रॉन 12, इवन। यहाँ पर प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन जो है 12 है, तो न्यूट्रॉन डेंसिटी 1 टाइम ग्रेटर हो गई है प्रोटॉन से। इसी तरह अगर आप बोरान का लेते हैं, बोरान 510 C612, कार्बन का प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन भी 6, इवन पेयर आ जाता है। लेकिन अगर आप बहुत हैवी नंबर पे जाते हैं, मैं जंप करता हूं यूरानियम 92 to 35 पे, तो यहाँ पर प्रोटॉन नंबर जो कि Z होगा 92 आ रहे हैं और मास नंबर 235 है, तो न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा 235 - 92, मास में से प्रोटॉन नंबर माइनस कर दिए तो ये तकरीबन बन जाता है 143, यानी यूरानियम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की तादाद 143 और प्रोटॉन की तादाद 92 है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ग्रेटर है न्यूक्लियस के अंदर, तो थिंक अबाउट इट, जहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कितने ग्रेटर है, प्रोटॉन 92 है और न्यूट्रॉन 143 है, तो ये तकरीबन कितना फिगर आ रहा है, और 92 में ऐड करें 8 तो 100 बनता है और आगे 43 तो 51 न्यूट्रॉन ग्रेटर आ रहे हैं। तो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियॉन्स डेंसिटी के साथ चेंज होता जाएगा, यानी जूं जूं
आप हैवियर एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियस में पॉपुलेशन ऑफ न्यूक्लियन चेंज हो रही है। यही वजह है कि हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होती हैं और एक्सट्रीमली लाइट न्यूक्लियाई भी याद रख लो अनस्टेबल होती हैं। एक्सट्रीमली लाइट और एक्सट्रीमली हैवी न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर बहुत ज़्यादा हो और जिनके मास नंबर बहुत कम हो, ये अनस्टेबल होती हैं। इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल है। वो आने वाले वक्तों में, आने वाले लेक्चर्स में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये तो हल्की सी न्यूक्लियर फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको मज़ीद जो है ना आगे लेके चलेंगे। सी यू अगेन।